कांग्रेस यानी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी एजेंसी को हायर किए हुए हैं, पेगासस तो एक अलग है, एक ऐसी एजेंसी को हायर किए हुए हैं जो मैनिपुलेशन का काम करती है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में उनकी मदद करती है, चुनाव जितवाने में मदद करती है, चुनाव जीतने के बाद नेताओं को खरीदने में मदद करती है, ब्लैकमेल करके उनको खरीदने में मदद करती है, उनको उनके सारी सूचनाओं को हैक करके मोदी की मदद करती है। न्यूज जैसे आप सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक पे हैं, अब देख लीजिए जिस पर मैं बात कर रहा हूं इसमें 7.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन तक ये पहुंचने ही नहीं दिया जाता, और ये मेहरबानी भी उनकी ही है। तो फेक न्यूज, फर्जी अकाउंट्स और हैकिंग, ये काम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये कुछ ऐसे साइबर हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर इजराइल के साइबर माफिया भारत में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सवाल पूछना जरूरी है कि भारत में इनकी सेवाएं कौन ले रहा है। वैसे बताने की जरूरत नहीं, इसका जवाब तो पूरा देश जानता है कि इजराइल की सेवाएं कौन ले रहा है। इजराइल की सुरक्षा में आज कौन है। आपको एक बात और पता होगी कि इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए उसको कभी और लेंगे नहीं, इसमें लेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिसकी सुरक्षा मिली हुई है नरेंद्र मोदी को। खैर वो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये सेवाएं, इस तरह की खतरनाक सेवाएं कौन ले रहा है, कौन ले सकता है। नरेंद्र मोदी के अलावा तो कोई नहीं ले सकता, किसी की हैसियत भी नहीं है। और अगर सेवाएं लेने की तो छोड़ दीजिए, सोचता भी तो उसके घर पे रेड पड़ जाती, उस अंदर जेल के अंदर बंद होता। अगर मोदी के अलावा कोई और करता तो आप तो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, इस पर कुछ भारतीय जनता कांग्रेस के लोगों ने कुछ सवाल उठाया है कि यह ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कांग्रेस पूछती है, अब कांग्रेस का सवाल मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, दिखा नहीं सकता, तो कांग्रेस सवाल पूछती है कि इजरायली फर्म 30 चुनावों में हेराफेरी करती है, इनमें भारत भी शामिल है। इस पर मोदी सरकार चुप है। चुप क्यों है भाई? सेवाएं वही लिए हैं तो चुप क्यों नहीं रहेंगे? पेगासस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोली। संसद में चाहे जितना ड्रामा हुआ, जितना हंगामा हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोली। जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसमें बीजेपी आईटी सेल और उसके तथाकथित पार्टनर, इजरायली पार्टनर का भी हाथ होता है। और उसके जरिए जो सामने आ रहा है वो भी कांग्रेस का ही सवाल है कि पीएम मोदी के 60% से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स फर्जी हैं। वैसे मोदी जी का जो गुब्बारा ही है फर्जी है, वो तो मतलब चाइनीज प्लास्टिक से बना हुआ है, एक पिन मारते ही फुक से फटेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अलग बात है, टाइम तो लगता ही हर चीज में। तो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के लिए फेक न्यूज चलाते हैं। इंस्टाग्राम पर हो या जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह वगैरह जो भी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, इन फर्जी लोगों के 16 मिलियन खाते नकली हैं। मेरे दोस्त, उस इजरायली एजेंसी का भी बहुत जल्द खुलासा आप लोगों के सामने
लोग रखेंगे, आएगा, लोग सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। और जानते हैं, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप अपना मात्र एक वादा ईमानदारी से पूरा किए होते तो दुनिया की कोई ताकत आपको आजीवन प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं उतार सकता। और एक वादे के चलते सारे वादे पूरे हो गए होते। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का, काले धन को सीधे सरकार के खाते में लाने का, काले धन को अंडरग्राउंड करके अडानियों के जेबों में नहीं भरने का। अगर आपने सीधा फैसला लिया होता तो आज आपको इतने अपराध नहीं करने पड़ते। आपने क्यों किया, आपने क्यों इतना गलत रास्ता चुना, ये आप जानते होंगे। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, हमारे कम समझ में आएगा। लेकिन जो हम समझते हैं, हम तो राजीव दीक्षित के फॉलोअर्स हैं। वो जो बताते थे वही बात रामदेव कहते थे, उसी से प्रभावित होकर हम रामदेव से जुड़े, फिर आपके लिए भी काम किया। मोदी जी, आपने पूरे देश को धोखा दिया। आपने एक तरफ अडानी जैसे कुछ दलाल और दूसरा तरफ देश, एक तरफ दलाल और दूसरी तरफ देश, दोनों में से आपको चुनना था। दोनों में से किसी भी रास्ते पर आप जाते, आपने दलालों को चुना। आप अगर देश की तरफ जाते तब आपको इतने अपराध करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुलवामा जैसी घटनाओं की आपको चुनाव जिताने की जरूरत नहीं पड़ती। उरी जैसी घटनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। गलवान घाटी जैसी घटनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। चीन से इतना दब के रहने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन की जगह अब अडानी का भी नाम लेने से आप घबराते हैं। इसकी ये सारी परिस्थितियां नहीं बनती अगर मात्र आप देश के साथ खड़े हो गए होते, दलालों के साथ छोड़ करके। गलती आपसे हुई है और उस गलती का प्रायश्चित यही है कि ईमानदारी से आप खुद इस्तीफा देकर उस कुर्सी से को नमन करके हट जाइए। आपने नमन करके सीढ़ी पर नमस्कार करके, दंडवत करके आप उस संसद में गए हैं, उसी तरह से निकलिए और संसद की सीढ़ी को नमन कीजिए और बाहर अपने घर वडनगर चले जाइए। पता नहीं वडनगर में क्यों कहा, मेरे मुंह से आया। वडनगर कहाँ है ये नहीं मालूम, आपका घर वडनगर में है या ससुराल ये भी नहीं मालूम, खैर वो छोड़िए। तो ये कीजिए, मर्यादा इसी में है। क्योंकि आपने जब दलालों का रास्ता चुन लिया था तभी आपके राजनीतिक टाइमलाइन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी।